ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जो अपनी पहचान ढूंढने निकलता है क्योंकि उसे अपना नाम तक याद नहीं है। बस इतना समझ आ रहा है कि उसे दुनिया की सबसे खतरनाक एजेंसी CIA ढूंढ रही है और हर हाल में उसे मारना चाहती है। कहानी की शुरुआत में बॉन्ड एक अमेरिकन एम्बेसी से कुछ चुरा कर निकल ही रहा होता है, तभी उसकी नजर एक गार्ड पर जाती है और उसी सेकंड उसे खतरे का अंदाजा हो जाता है। लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। जैसे ही बॉन्ड हाथ उठाता है, उसके अंदर का फाइट मोड अपने आप ऑन हो जाता है। वह छिना हुआ पिस्टल उठाता है, सामने से मदद के लिए आ रहे 2 गार्ड्स को पीछे हटने पर मजबूर करता है और सीधे हॉल से बाहर की तरफ दौड़ पड़ता है। भागते हुए वह पिस्टल को कूड़ेदान में फेंक देता है, रास्ते में एक सिक्योरिटी गार्ड को गिराता है और उसका वॉकी टॉकी उठा लेता है ताकि दुश्मनों की हर मूवमेंट पर नजर रख सके। उधर हथियारों के कमरे में सैनिकों को बंदूकें बांटी जा रही होती हैं। बॉन्ड दीवार से इमरजेंसी एग्जिट का नक्शा उतार लेता है और पल भर में हर रास्ता, हर दरवाजा दिमाग में बैठा लेता है। तभी सैनिक ऊपर की मंजिलों की तरफ बढ़ने लगते हैं। वॉकी टॉकी से उनकी बातचीत सुनते ही बॉन्ड सीढ़ियां चढ़ता हुआ सीधे 5वीं मंजिल पर पहुंच जाता है। वह फायर एग्जिट का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है और लोहे का गेट लात मारकर खोल देता है। नीचे फायर एस्केप की सीढ़ी होती है, लेकिन वह पहले ही हटाई जा चुकी है। मजबूरन बॉन्ड छत की तरफ चढ़ने का फैसला करता है। वह एक सड़ी गली रेलिंग पर पैर रखता है और जैसा अंदेशा था वैसा ही होता है। हादसा हो जाता है। उसके बैग में उसकी सच्चाई तक पहुंचने वाले अहम सुराग होते हैं जिन्हें किसी भी हालत में वापस पाना जरूरी है। इसी बीच गार्ड 5वीं मंजिल तक पहुंच जाते हैं। बॉन्ड बची खुची एक टूटी हुई सीढ़ी पर चढ़ता है और नीचे की खिड़की तक पहुंचने की कोशिश करता है। तभी गार्ड्स भी इमरजेंसी एग्जिट पर आ जाते हैं। हालात बेहद नाजुक होते हैं, लेकिन उसी पल बॉन्ड को सहारा मिल जाता है। वह दीवार से चिपक कर खड़ा हो जाता है और गार्ड्स की नजरों से बच निकलता है। वह दीवार के किनारे किनारे धीरे धीरे खिसकता है। चढ़ाई करना एक एजेंट के लिए बेसिक ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। वह उंगलियां दीवार की दरारों में फंसाता है और एक एक करके नीचे की खिड़कियों तक उतरता चला जाता है। उसे सच्चाई जाननी है, ये समझना है कि आखिर वह है कौन, उसका असली नाम क्या है। इसी दौरान उसकी मुलाकात उसी औरत से होती है जो थोड़ी देर पहले वीजा ऑफिसर से उलझ रही थी। अपने अनुभव और अंदाज से बॉन्ड तुरंत समझ जाता है कि यह औरत पैसों की तंगी में है और उसे खुद किसी तरह यहाँ से निकलना है। वह औरत को एक डील ऑफर करता है 10 लाख में उसे पेरिस छोड़ने की। औरत को पहले लगता है कि कहीं यह कोई स्कैम तो नहीं, लेकिन बॉन्ड बिना कुछ बोले सीधे उसके सामने 10 लाख पटक देता है। वह वादा करता है कि पेरिस पहुंचकर और 10 लाख देगा। तभी अचानक एक पुलिस कार पास से गुजरती है और बॉन्ड रिफ्लेक्स में छिप जाता है। थोड़ी देर सोचने के बाद या तो सब या कुछ नहीं वाली सोच के साथ औरत यह रिस्क लेने का फैसला कर लेती है। वह सामने खड़े इस सीधे सादे से दिखने वाले आदमी को देखती है, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि आगे उसकी जिंदगी लगातार भागते छिपते गुजरेगी। उसी वक्त दूसरी तरफ CIA के दफ्तर में बूढ़े कॉन्कलिन को बॉन्ड के फिर से सामने आने की खबर मिलती है। वह तुरंत अपने लोगों को एक्टिव कर देता है और बॉन्ड की निगरानी फुटेज निकलवाता है। पिछली रात पार्क में हुई पुलिस फायरिंग की घटना को जोड़कर कॉन्कलिन समझ जाता है कि बॉन्ड अब कंट्रोल से बाहर हो चुका है। बिना एक पल गंवाए वह सीधा आदेश देता है। सिर्फ 1 मिनट के अंदर 3 किलर्स को उनका मिशन सौंप दिया जाता है। पहला है बासे, जो बाहर से एक म्यूजिक प्रोफेसर लगता है। दूसरा है जर्मनी के हैम्बर्ग से आया है और तीसरा है इटली का सुनहरे बालों वाला हत्यारा। ये तीनों आम जिंदगी में बिल्कुल नॉर्मल लोग लगते हैं, लेकिन जैसे ही ऑर्डर मिलता है ये तुरंत एक्टिव हो जाते हैं और ठंडे दिमाग से मारने वाली मशीन बन जाते हैं। उधर पेरिस जाने वाली सड़क पर वह लड़की लगातार बोलती रहती है ताकि कार के अंदर का सन्नाटा और घबराहट कम हो सके, लेकिन बॉन्ड पूरे रास्ते एक शब्द नहीं बोलता। आखिरकार वह पूछ ही लेती है कि वह इतना चुप क्यों है। बॉन्ड बताता है कि उसने बहुत दिनों से ठीक से नींद नहीं ली है और उसे तेज सिर दर्द भी रहता है। माहौल हल्का करने के लिए वह रेडियो चला देती है, लेकिन यह आवाज बॉन्ड को खटकती है। मजबूरी में वह रेडियो बंद कर देता है और सोचने लगता है कि आखिर वह पेरिस जाने के लिए $20,000 क्यों खर्च कर रहा है। कुछ देर चुप रहने के बाद वह सच बता देता है, उसे कुछ भी याद नहीं है। वह फ्रांस के दक्षिणी समुद्र में तैरता हुआ मिला था, जहाँ मछुआरों ने उसे बचाया। उसकी पीठ से 2 गोलियों के टुकड़े निकाले गए थे। उसी दौरान एक बूढ़े मछुआरे ने उसके शरीर में उभरी हुई जगह पर ध्यान दिया। जब उसे काट कर निकाला गया तो अंदर से एक अंडाकार धातु की चीज निकली। बूढ़े आदमी ने उसे मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा और ऊपर लगे बटन को दबा दिया। तुरंत एक स्विस बैंक अकाउंट नंबर प्रोजेक्ट हो गया। तभी उस बूढ़े को समझ आ गया कि यह आदमी कोई आम इंसान नहीं है। जैसे ही बॉर्न होश में आया, वह पागलों की तरह उस बूढ़े पर झपट पड़ा। घबराकर बूढ़े आदमी ने पूरी बात समझानी शुरू की, लेकिन वह बात पूरी कर पाता उससे पहले ही बॉर्न फिर से बेहोश हो गया। सीन कट होता है और हम पहुंचते हैं अमेरिका के वर्जीनिया में स्थित CIA हेडक्वार्टर, जहां एक अफसर घबराया हुआ रिपोर्ट देने आता है। ये सवाल उठता है कि ऐसा कौन सा मिशन था जिसमें एक टॉप क्लास एजेंट भी फेल हो गया। उधर नाव पर बॉन्ड बाकी मछुआरों के साथ मछलियां पकड़ने का दांव लगाता है। भले ही उसकी याददाश्त चली गई हो, लेकिन उसका मसल मेमोरी पूरी तरह जिंदा रहता है। उसे मुश्किल गांठें बांधना आता है। उसकी पढ़ने की स्पीड बहुत तेज है और भाषाओं पर उसकी पकड़ गजब की है। लगता है जैसे उसके सारे स्किल्स मैक्स लेवल पर हों, लेकिन फिर भी इससे उसकी असली पहचान सामने नहीं आती और वह अंदर से बेचैन होने लगता है। जल्द ही नाव किनारे लगने वाली होती है। बूढ़ा मछुआरा उसे कुछ पैसे देता है और कहता है कि जान पहचान किस्मत से होती है और वह उम्मीद करता है कि बॉन्ड जल्दी ठीक हो जाए। पूरी तरह अनजान जगह पर खड़ा बॉन्ड बिल्कुल खाली महसूस करता है। उसके पास बस वही स्विस बैंक अकाउंट नंबर एकमात्र सुराग होता है। सवाल यह है कि वह अपनी सच्चाई तक पहुंचे कैसे। इसी जगह बॉर्न अचानक गायब हो जाता है। यह निर्देशक की जानबूझकर की गई चाल होती है, ये दिखाने के लिए कि वह आम दुनिया में छिपकर रहने की काबिलियत रखता है। स्विट्जरलैंड पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है और वह बर्फीले पार्क में सोने को मजबूर हो जाता है। तभी 2 पुलिस वाले आते हैं। उसके पास कोई आईडी नहीं होती और उसे अपना नाम तक याद नहीं रहता।
एक पुलिस वाला जब उसे डराने की कोशिश करता है तो बॉर्न का शरीर अपने आप रिएक्ट करता है। कुछ ही सेकंड में वह पुलिस की बंदूक खोल देता है ताकि खुद को नुकसान से बचा सके। खुद उसे भी समझ नहीं आता कि उसने यह सब कैसे कर लिया। वह तुरंत अपनी जैकेट उतार कर वहां से भाग निकलता है। उधर CIA में एक साथ कई बड़े अफसर एक इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग देख रहे होते हैं। वीडियो में एक अफ्रीकी वॉरलॉर्ड कैमरे के सामने खुलेआम धमकी दे रहा होता है कि वह अमेरिका को सबक सिखाएगा। असल में वह नाइजीरिया का पूर्व नेता रह चुका होता है जिसे सत्ता से हटाकर देश से बाहर निकाल दिया गया था। अब वह फ्रांस में छिपकर रह रहा होता है और अमेरिका से मांग करता है कि उसे फिर से सत्ता में बैठाया जाए, नहीं तो वह अफ्रीका में काम कर रहे CIA एजेंट्स के नाम सार्वजनिक कर देगा। इंटरव्यू में वह यह भी दावा करता है कि वह हाल ही में एक जानलेवा हमले से बचा है और इसके पीछे सीधे तौर पर CIA को जिम्मेदार ठहराता है। हालांकि डायरेक्टर ऊपर बैठे लोगों को भरोसा दिलाता है कि उनके एजेंट इतने बेवकूफ नहीं हैं, लेकिन यह बात सुनते ही ओल्ड व्हाइट को कुछ गड़बड़ का एहसास हो जाता है। मीटिंग खत्म होते ही वह सीधे कैफेटेरिया जाता है और कॉन्क्लिन से पूछता है कि कहीं ऑपरेशन में कोई बड़ी गड़बड़ तो नहीं हुई। कॉन्क्लिन मजबूरी में मान लेता है कि वॉरलॉर्ड को मारने का मिशन फेल हो गया है और उसकी टीम से संपर्क भी टूट चुका है। ये सुनकर व्हाइट समझ जाता है कि अब खून खराबे का दौर शुरू होने वाला है। उधर बॉन्ड काफी देर भटकने के बाद घबराते हुए बैंक के अंदर जाता है और सेफ डिपॉजिट बॉक्स खोलने की मांग करता है। काउंटर पर बैठी महिला उसे ऊपर से नीचे तक देखती है और उसके हालात देखकर ठंडे लहजे में बैंक अकाउंट नंबर लिखने को कहती है। जैसे ही बॉन्ड वह नंबर लिखता है उसका रवैया बदल जाता है। तुरंत उसे स्पेशल लिफ्ट से ऊपर VIP रूम में ले जाया जाता है। मैनेजर उसे शक भरी नजरों से देखता है और फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन के लिए कहता है। कुछ ही देर में मशीन उसकी पहचान कंफर्म कर देती है। थोड़ी देर बाद मैनेजर एक भारी लोहे का बॉक्स लेकर आता है, उसे कमरे में रखता है और बाहर चला जाता है। बॉन्ड बेसब्री से बॉक्स खोलता है। अंदर सबसे ऊपर एक अमेरिकी पासपोर्ट होता है जिस पर उसकी ही फोटो लगी होती है। अब उसे पता चलता है कि उसका नाम जेसन बॉर्न है और उसका पता पेरिस, फ्रांस का है। लेकिन खुशी का यह पल ज्यादा देर नहीं टिकता। नीचे की परत खोलते ही वह पूरी तरह सन्न रह जाता है। बॉक्स के अंदर अलग अलग देशों की करेंसी, एक पिस्टल और 6 अलग अलग देशों के पासपोर्ट होते हैं। हर पासपोर्ट पर उसकी ही तस्वीर होती है, लेकिन हर एक पर नाम अलग लिखा होता है। अब सवाल उठता है, इनमें से असली वो कौन सा है? बिना ज्यादा सोचे वह सारा सामान बैग में भर लेता है, बस पिस्टल को वहीं छोड़ देता है। जैसे ही वह बैंक से बाहर निकलता है किसी की निगाहें उस पर टिक जाती हैं। बाहर निकलते ही वह एक रहस्यमयी नंबर पर कॉल करता है और फिर सीधे पेरिस फोन घुमा देता है, यह जानने के लिए कि जेसन बॉर्न नाम का कोई फोन नंबर रजिस्टर है या नहीं। कॉल लगने ही वाली होती है कि उसे एहसास होता है कि एक महिला पुलिस वाली उसे घूर रही है। बॉर्न तुरंत वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वह पुलिस की नजरों में आ चुका होता है। चारों तरफ सायरन बजने लगते हैं और पुलिस की गाड़ियां उसकी तरफ बढ़ने लगती हैं। स्थिति भांपते हुए बॉन्ड पासपोर्ट निकालता है और सीधे दूतावास के अंदर घुस जाता है। पीछे से आए 2 पुलिस वाले रोक दिए जाते हैं। लाइन में खड़े हुए बॉन्ड की नजर उसी औरत पर पड़ती है जो वीजा ऑफिसर से बहस कर रही होती है और साफ दिख रहा होता है कि उसके साथ नाइंसाफी हो रही है। यहीं से बॉन्ड उसे पेरिस छोड़ने की बात करता है। अब वह पूरी तरह अपने इंस्टिंक्ट के भरोसे चल रहा होता है। बॉन्ड की कहानी सुनने के बाद वह औरत ज्यादा कुछ नहीं बोलती। दूसरी तरफ CIA में कॉन्क्लिन अपने लोगों से दूतावास के आसपास की फुटेज चेक करवाता है और जैसा उसे शक था कैमरों में वही लड़की दिख जाती है। उसका नाम मैरी होता है, उम्र 26 साल, जन्म हनोवर में हुआ था। उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे और उसका एक सौतेला भाई था। परेशानी यह थी कि मैरी कहीं टिककर नहीं रहती थी, वह एक तरह से भटकी हुई जिंदगी जी रही थी। कॉन्क्लिन तुरंत आदेश देता है कि पिछले 6 सालों में मैरी जहां जहां रही है हर जगह की पूरी जांच की जाए और उसकी फोटो फील्ड एजेंट्स को भेजी जाए। फ्रांस में स्थित ऑपरेशन ब्रांच में बैठे टेक्निकल लोग बहुत जल्दी बॉर्न और मैरी की तस्वीरों से एक ग्लोबल वांटेड पोस्टर बना देते हैं। खुद को सही साबित करने के लिए बॉर्न मैरी को सारे 6 पासपोर्ट दिखाता है और पूछता है कि आखिर ऐसा कौन आदमी होगा जिसके पास इतने पासपोर्ट, ढेर सारा कैश, एक गन और शरीर के अंदर छुपा बैंक अकाउंट नंबर हो। खाना खाने के बाद वे फिर से सफर पर निकल पड़ते हैं। कार में बॉर्न सो जाता है। अगली सुबह मैरी उसे उठाती है और नाश्ता लेकर आती है। यह उसके लिए उन $20,000 का शुक्रिया होता है। थोड़ी ही देर में वे बॉर्न के पते पर पहुंच जाते हैं, लेकिन उसे इस जगह का जरा भी एहसास नहीं होता। बॉर्न अपना वादा निभाते हुए मैरी को और $10,000 देता है और उसका शुक्रिया अदा करता है। बॉर्न का इतना भरोसेमंद होना देखकर मैरी उसे छोड़ना नहीं चाहती। दोनों अपार्टमेंट के दरवाजे तक पहुंचते हैं और बेल बजाते हैं। थोड़ी ही देर में बिल्डिंग की केयरटेकर आंटी दौड़ती हुई आती है और बड़े प्यार से उन्हें अंदर ले जाती है। अब इसमें कोई शक नहीं रहता कि बॉर्न यहीं रहता था। अपार्टमेंट अंदर से भले ही सादा हो, लेकिन सब कुछ बहुत सलीके से रखा हुआ होता है। रोजमर्रा की हर जरूरत का सामान मौजूद होता है। बॉर्न कमरे के हर कोने को ध्यान से देखता है, शायद किसी चीज से उसकी यादें लौट आईं। शेल्फ पर शिपिंग और नेविगेशन से जुड़ी किताबें रखी होती हैं, जिन्हें देखकर उसे लगता है कि शायद वह किसी जहाजी या ट्रांसपोर्ट के काम से जुड़ा रहा होगा। आरामदायक माहौल पाकर मैरी भी थोड़ा रिलैक्स हो जाती है। बॉन्ड की इजाजत लेकर वह बाथरूम में नहाने चली जाती है। उधर बॉन्ड को सच्चाई ढूंढने की जल्दी होती है। टेबल पर रखे फोन से वह हाल ही में किए गए कॉल्स में से एक नंबर मिलाता है। पता चलता है कि वह पेरिस के होटल क्वीन का नंबर है। बॉन्ड तुरंत पूछता है कि क्या जेसन बॉर्न नाम का कोई मेहमान वहां ठहरा था, लेकिन जवाब नकारात्मक मिलता है। उसी पल बॉर्न को एहसास होता है कि शायद उसने किसी और नाम से होटल में एंट्री ली होगी। वह तुरंत बैग खाली करता है और किसी एक पासपोर्ट से नाम पढ़कर कॉल करता है, कैन। लेकिन जो जवाब उसे मिलता है वह उसे हिला देता है। सामने वाला बताता है कि कैन नाम का व्यक्ति 2 हफ्ते पहले एक कार एक्सीडेंट में मर चुका है और उसका सामान उसका भाई ले गया था।
अब बॉन्ड समझ जाता है कि मामला जितना आसान दिख रहा था उतना है नहीं। तभी उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी उठती है। एक ट्रेंड एजेंट का इंस्टिंक्ट उसे चेतावनी देता है, खतरा बहुत पास है। वह तुरंत फोन काट देता है और चुपचाप खतरे की दिशा पहचानने लगता है। आवाज छुपाने के लिए वह किचन में जाकर नल खोल देता है और वहीं से एक तेज चाकू उठा लेता है। वह एक एक कमरे को चेक करने लगता है, लेकिन तभी मैरी बाहर आ जाती है। माहौल पहले अजीब और फिर थोड़ा नजदीकी सा होने लगता है। इसी बीच बॉन्ड की नजर बालकनी की तरफ जाती है। उसी पल उसे ठंडी और जानलेवा मौजूदगी का एहसास होता है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है और झटके में सामने वाले के हाथ से सब मशीन गन गिरा देता है। दोनों जमीन पर गिरकर भिड़ जाते हैं। कोई दिखावटी स्टंट नहीं, कोई स्लो मोशन नहीं, बस सच्ची खतरनाक हाथापाई। हर वार सीधा शरीर पर पड़ता है और देखने वाले की धड़कन तेज हो जाती है। खुद को कमजोर पड़ता देख किलर चाकू निकाल लेता है। बॉर्न बॉक्सिंग फुटवर्क से वार बचाता है और पलटवार करता है। उसकी हर मूवमेंट कंट्रोल में होती है। आसपास की हर चीज हथियार बन सकती है। उसकी नजर टेबल पर पड़ी एक पेंसिल पर पड़ती है। किलर पूरी ताकत से आखिरी हमला करता है, लेकिन बॉर्न उसे रोक लेता है। वह उससे पूछता है कि वह कौन है और किसने भेजा है, लेकिन किलर मुंह नहीं खोलता। इसी दौरान मैरी को बैग में 2 कागज मिलते हैं। उन पर बॉर्न और उसी की तस्वीरें होती हैं। यह देखते ही मैरी पूरी तरह घबरा जाती है और सवालों की बौछार कर देती है। बॉर्न उसे पीछे खींच लेता है, क्योंकि उसे पता होता है कि हर प्रोफेशनल किलर के पास एक आखिरी चाल होती है। और सच में किलर दोबारा उठ खड़ा होता है। कुछ ही पलों बाद सब शांत हो जाता है। बाहर से चीखने की आवाज आती है और बॉर्न समझ जाता है कि किलर ने खुद को मार लिया है। अब उनका ठिकाना उजागर हो चुका होता है। बॉर्न तेजी से सामान समेटता है। ये जगह अब सुरक्षित नहीं रहती। मैरी सदमे में होती है। बॉर्न उसे सहारा देकर नीचे लाता है, लेकिन नीचे पहुंचकर वे देखते हैं कि बिल्डिंग की केयरटेकर आंटी मारी जा चुकी होती हैं। नीचे उतरते ही मैरी उल्टी करने लगती है। बॉर्न एक पल भी रुकना नहीं चाहता। उसे नहीं पता कि भीड़ में से कोई उन पर नजर रख रहा है। थोड़ी ही देर में निक्की को अपने मुखबिर से खबर मिल जाती है। वह तुरंत हेडक्वार्टर फोन करता है। कॉन्क्लिन आदेश देता है कि मामला किसी भी तरह कंट्रोल में रहना चाहिए, लेकिन निक्की सिर्फ एक सपोर्ट एजेंट होता है, टॉप क्लास फील्ड एजेंट नहीं। फिर भी उसे फ्रेंच पुलिस की हर हरकत पर नजर रखने को कहा जाता है। इसी बीच बॉर्न और मैरी एक स्टेशन पहुंचते हैं। बॉर्न मैरी से कहता है कि वह कार में ही बैठी रहे। बॉर्न के जाते ही मैरी के मन में भाग जाने का ख्याल आता है। वह चाबियां देखती है और पैसों को गिनती है। थोड़ी देर बाद बॉर्न लौटता है, लेकिन जैसे ही वह बाहर आता है उसे एहसास होता है कि मैरी गायब है। उसके अंदर अजीब सी खालीपन और घबराहट भर जाती है। तभी मैरी बैग लेकर वापस आती है। वह इतनी डरी हुई होती है कि बॉर्न की तरफ देख तक नहीं पाती। बॉर्न उसे कहता है कि वह पुलिस के पास जाए, अपना पासपोर्ट दिखाए और सारी बात बता दे। पुलिस उस पर भरोसा करेगी, लेकिन मैरी को किसी पर भरोसा नहीं होता। इस वक्त उसे सिर्फ बॉर्न के पास ही सुरक्षित महसूस होता है। बॉर्न साफ कह देता है कि अगर वह उसके साथ रही तो खतरे कभी खत्म नहीं होंगे, क्योंकि वह खुद भी सच्चाई तक पहुंचने वाला है। तभी एक पुलिस वाला वॉकी टॉकी लिए पास आता है। बॉर्न भागने की जगह मैरी से पूछता है कि कार की सर्विस हाल ही में हुई है या नहीं। वह मैप निकालकर भागने का रास्ता प्लान करने लगता है। इसी बीच और पुलिस गाड़ियां पहुंच जाती हैं। मैरी पूरी तरह घबरा जाती है। इसके बाद शुरू होता है शहर के बीचों बीच सबसे खतरनाक कार चेज। बॉर्न एक झटके में कार को घुमाता है, टायर चीखते हैं और एक्सेलरेटर पूरा दबा देता है। वह हर गली कूचे को ऐसे काटता है जैसे उसे शहर की हर सड़क याद हो। आगे ट्रैफिक जाम दिखते ही वह बिना रुके कार फुटपाथ पर चढ़ा देता है। पीछे से लगातार पुलिस की गाड़ियां जुड़ती चली जाती हैं। चारों तरफ से घिरते देख वह तेजी से मोड़ काटकर कार को एक तंग गली में घुसा देता है। छोटी कार का फायदा अब खुलकर सामने आता है। बॉर्न उल्टी दिशा में गाड़ी दौड़ाता है, जो उसके लिए कोई नई बात नहीं होती। कुछ ही पलों में वह पीछे लगी कई पुलिस कारों को चकमा दे देता है, लेकिन कुछ अब भी उसका पीछा नहीं छोड़ती। वह फिर से फुटपाथ पर चढ़ता है और आखिरकार कार को एक अंडरग्राउंड पार्किंग में घुसा देता है। वहां पहुंचकर बॉर्न मैरी को बताता है कि अब यह कार बेकार हो चुकी है। वह कार पर लगे सारे फिंगरप्रिंट साफ करता है ताकि कोई सुराग न बचे। उधर दूसरी तरफ वॉरलॉर्ड मुर्दा घर पहुंचता है और कैन की लाश देखने की जिद करता है। वह शव की पीठ देखता है और तुरंत समझ जाता है कि यह वही किलर नहीं है, क्योंकि असली किलर को 2 गोलियां लगी थीं। उसे साफ समझ आ जाता है कि यह CIA की एक और चाल है। पेरिस ब्रांच तुरंत कॉन्क्लिन को फोन कर बताती है कि वॉरलॉर्ड मुर्दा घर जा चुका है और शव असली नहीं निकला। यह सुनते ही कॉन्क्लिन के अंदर फिर से मारने का जुनून जाग उठता है। इस बार मिशन मिलता है प्रोफेसर को, जिसे लंबी दूरी से स्नाइप करना सबसे ज्यादा आता है। एक होटल के कमरे में बॉर्न मैरी के बाल धोता है और फिर उसके लंबे बाल काट देता है ताकि उसकी पहचान बदल सके। छोटे से बाथरूम में दोनों के बीच अनजाने में नजदीकियां बढ़ जाती हैं और माहौल थोड़ा इमोशनल और थोड़ा रोमांटिक हो जाता है। जब मैरी की नींद खुलती है तो बॉर्न पूरी तरह तैयार होता है। वह कमरे से हर फिंगरप्रिंट मिटा चुका होता है। बॉर्न उसे बताता है कि अब उन्हें होटल क्वीन जाना है ताकि कैन की एंट्री और बिल के रिकॉर्ड मिल सके। दूसरी तरफ वॉरलॉर्ड के होटल में उसके लोग उसे समझा रहे होते हैं कि अमेरिका से सीधे टकराना सही नहीं है, लेकिन वह किसी की नहीं सुनता। उसे अंदाजा नहीं होता कि अमेरिका के लिए उसे मारना चींटी कुचलने जैसा है। प्रोफेसर आसानी से अपना काम पूरा करता है, स्नाइपर राइफल खोलता है और शांत तरीके से वहां से निकल जाता है। इसी दौरान बॉर्न और मैरी होटल क्वीन पहुंचते हैं। अंदर जाने से पहले वे टाइमिंग मिलाते हैं और अपनी बनाई हुई प्लान पर आखिरी बार बात करते हैं। होटल के कई एग्जिट होते हैं। तय होता है कि अगर लगे कि कोई पीछा कर रहा है तो बाहर निकलते समय बैग दाहिने कंधे पर टांगना है। अगर टैक्सी न मिले तो बिना पीछे देखे सीधे आगे चलते जाना है। अंदर घुसते ही मैरी सिक्योरिटी गार्ड्स की गिनती करने लगती है।
फोन बूथ से बॉर्न होटल में कॉल करता है, लेकिन कोई फोन उठाता ही नहीं। तभी बाहर से शीशे पर दस्तक होती है। मैरी कहती है कि इतना घुमावदार प्लान बनाने की जरूरत नहीं, सीधे जाकर पूछ लेना ज्यादा आसान होता। उधर व्हाइट कॉन्क्लिन से पूछता है कि वॉरलॉर्ड की हत्या किसने की। कॉन्क्लिन सीधा दोष बॉर्न पर डाल देता है और कहता है कि यही उसका मिशन था। नियमों के हिसाब से बॉर्न को 24 घंटे में वापस रिपोर्ट करना था। पास मिलने के बाद बॉर्न लगातार कॉल्स करता रहता है ताकि कैन से जुड़ा कोई सुराग मिल सके। रात होते होते वह एक सिक्योरिटी कंपनी तक पहुंच जाता है। उसी समय फ्रेंच पुलिस एक कॉल इंटरसेप्ट करती है और उन्हें वह छोटी कार मिल जाती है जिससे बॉर्न की लोकेशन का अंदाजा लग जाता है। इसके तुरंत बाद प्रोफेसर को नया मिशन मिल जाता है। अगली सुबह बॉर्न सीधे उस सिक्योरिटी कंपनी पहुंचता है। वहां का स्टाफ उसे बड़े नॉर्मल तरीके से ग्रीट करता है और एक ऑफिस में ले जाता है। कंपनी का मैनेजर उससे पूछता है कि क्या वह वही नाव खरीदना चाहता है। बॉर्न को वहीं से कुछ यॉट से जुड़ी फाइलें मिल जाती हैं। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि वही कैन है। वह मैरी से साफ कह देता है कि असल में वही कैन है, लेकिन मैरी ठीक उसी वक्त मुर्दा घर फोन करके बताती है कि कैन की लाश अब भी वहीं मौजूद है। सच्चाई जानने के लिए दोनों सीधे मुर्दा घर पहुंचते हैं। कुछ पैसों के बदले कर्मचारी उन्हें कैन का शव दिखाने के लिए राजी हो जाता है। बॉर्न एक नजर देखना चाहता है, लेकिन कर्मचारी हिचकिचाता है क्योंकि उसका बॉस आने वाला होता है। बॉर्न और पैसे देता है और फ्रीजर खोल दिया जाता है, लेकिन अंदर शव नहीं होता। लाश गायब हो चुकी होती है। उसी पल मालिक लौट आता है। बॉर्न उससे सीधे पूछता है कि लाश कहाँ गई। मालिक टाल मटोल करता है और बस इतना कहता है कि पिछली रात कैन का भाई आया था। बॉर्न ज्यादा बहस नहीं करता। वह विजिटर लॉग फाड़ लेता है। उसी कागज पर उसे वॉरलॉर्ड का नाम दिख जाता है। यॉट की फाइलों में भी वही नाम होता है। अब साफ हो जाता है कि इस पूरे खेल में वॉरलॉर्ड की बड़ी भूमिका है। बिना वक्त गंवाए दोनों वॉरलॉर्ड के होटल की तरफ भागते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर पता चलता है कि उसकी हत्या हो चुकी है। मामले की तह तक जाने के लिए वे उसकी इंटरव्यू वाली अखबार खरीदते हैं। रिपोर्ट में लिखा होता है कि 3 हफ्ते पहले मार्से के पास समुद्र में उसकी यॉट पर हमला हुआ था। हमलावर को 2 गोलियां लगी थीं। समय, जगह और हालात सब कुछ बॉर्न से मेल खाता है। यह सच मैरी को अंदर तक डरा देता है। वापसी के पूरे रास्ते दोनों चुप रहते हैं। जैसे ही वे अपने होटल के करीब पहुंचते हैं, बॉर्न का इंस्टिंक्ट फिर से अलर्ट हो जाता है। 2 पुलिस मोटरसाइकिल तेजी से गुजरती हैं। बॉर्न तुरंत ड्राइवर को गाड़ी रोकने को कहता है। उसे समझ आ जाता है कि वे एक्सपोज हो चुके हैं। मैरी को लगता है कि बॉर्न बेवजह घबरा रहा है, लेकिन असल में होटल चारों तरफ से घिर चुका होता है। भीड़ में प्रोफेसर भी मौजूद होता है। मैरी अब भी यकीन नहीं करती तो बॉर्न एक पुलिस कार का शीशा तोड़ देता है और अंदर से वांटेड पोस्टर निकालता है। उस पर बॉर्न और मैरी दोनों की फोटो होती है। ये देखकर मैरी पूरी तरह डर जाती है। वह भागने लगती है और बॉर्न से दूर रहने को कहती है, लेकिन अब दोनों की किस्मत जुड़ चुकी होती है। बॉर्न जानता है कि वह खुद तो बच सकता है, लेकिन अगर मैरी अकेली रह गई तो उसे तुरंत मार दिया जाएगा। उधर कॉन्क्लिन गुस्से में फ्रेंच पुलिस को बेवकूफ कह रहा होता है। होटल घेरना मतलब बॉर्न को चेतावनी देना। फिर भी उसे तसल्ली होती है कि बॉर्न ट्रेन या फ्लाइट नहीं ले सकता, ज्यादा दूर नहीं जाएगा। वह आदेश देता है कि पुलिस की हर मूवमेंट पर नजर रखी जाए और मैरी के पुराने ठिकानों की जांच की जाए, क्योंकि अब बॉर्न उसी पर निर्भर है। एनालिस्ट 4 जगहें चिन्हित करते हैं जहां मैरी पहले रह चुकी होती है, और जैसा अंदेशा था, मैरी अपने सौतेले भाई के पुराने घर फोन करती है। लंबे समय तक कोई जवाब नहीं मिलता, जिससे साफ हो जाता है कि वहां कोई नहीं रह रहा। दोनों एक कार चुरा लेते हैं और उसके भाई के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। इस बीच 24 घंटे पूरे हो चुके होते हैं, लेकिन बॉर्न वापस नहीं आता। व्हाइट कॉन्क्लिन से पूछता है कि वह ऊपर वालों को क्या जवाब देगा। ऑन ऑपरेशन हाथ से निकल चुका होता है। कॉन्क्लिन जानता है कि अगर यह मामला संभाला नहीं गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। उधर बॉर्न और मैरी एक छोटे से गांव पहुंचते हैं। मैरी फूलदान के नीचे चाबी ढूंढती है, लेकिन बॉर्न के लिए दरवाजा खोलना कोई बड़ी बात नहीं होती। अंदर रोशनी जल रही होती है और क्रिसमस ट्री सजा होता है, मतलब कोई यहाँ रह रहा है। उसी वक्त बाहर गाड़ी की आवाज आती है। मैरी का सौतेला भाई ईमान घर लौटता है। दोनों के बीच माहौल थोड़ा अटपटा होता है, लेकिन ईमान सिर्फ एक रात रुकने की इजाजत दे देता है। डिनर के बाद वह उनके लिए एक कमरा तैयार कर देता है। उधर CIA को मैरी की कॉल का लोकेशन मिल जाता है। निक की प्रोफेसर से मिलता है और उसे एड्रेस सौंप देता है। रात में मैरी अचानक उठती है और देखती है कि बॉर्न कमरे में नहीं है। वह उसे ढूंढते हुए बाहर जाती है और देखती है कि बॉर्न बच्चों के बिस्तर के पास चुपचाप खड़ा है। बॉर्न बताता है कि वह बच्चों की सुरक्षा को लेकर परेशान है। उसी पल उसके मन में एक ख्याल आता है। वह अब यह नहीं जानना चाहता कि वह असल में कौन है। वह इस सब से भागकर मैरी के साथ कहीं छिपकर शांत जिंदगी जी सकता है। सुबह होते ही वे निकलने की तैयारी करते हैं। तभी बच्चे आकर बताते हैं कि कुत्ता गायब है। बॉर्न का छठा सेंस खतरे की चेतावनी देता है। वह बच्चों को लेकर बेसमेंट में छिप जाता है। उसी वक्त किलर फोन लाइन काट देता है। बॉर्न को ड्रॉर में 7 गोलियां मिलती हैं। वह अंदाजा लगाता है कि बंदूक अलमारी के ऊपर छुपी होगी, और सच में वहीं मिल जाती है। बॉर्न बंदूक चेक करता है। मैगजीन में ठीक उतनी ही गोलियां होती हैं जितनी उसे चाहिए। वह बच्चों को बेसमेंट में शांत रहने को कहता है और खुद ऊपर की सीढ़ियों की तरफ बढ़ता है। घर में अजीब सी खामोशी होती है। तभी उसे ऊपर फर्श पर बहुत हल्की सी आवाज सुनाई देती है। बॉर्न समझ जाता है कि सामने वाला बेहद प्रोफेशनल है। बॉर्न नीचे पहुंचता है और देखता है कि किलर जिंदा है, लेकिन बुरी तरह घायल। वह उसे बंदूक के निशाने पर लेता है। किलर शांत आवाज में पूछता है कि क्या उसे पता है कि वह कौन है। बॉर्न पहली बार अपनी असली पहचान को लेकर सवाल करता है। किलर उसे बताता है कि वे दोनों एक ही प्रोग्राम का हिस्सा थे। उनका काम था बिना सवाल किए मारना। बॉर्न पूछता है कि उसे क्यों मारा जा रहा है। किलर कहता है क्योंकि बॉर्न अब कंट्रोल में नहीं है। किलर बॉर्न को उसके अतीत के बारे में बताता है। कहता है कि बॉर्न कभी सवाल नहीं करता था, सिर्फ ऑर्डर फॉलो करता था। यह सुनकर बॉर्न के चेहरे पर कोई भाव नहीं आता। वह बस इतना कहता है कि अब वह वैसा इंसान नहीं रहा। किलर आखिरी बार गोली चलाने की कोशिश करता है,
लेकिन बॉर्न पहले ही ट्रिगर दबा देता है। किलर वहीं मर जाता है। बॉर्न उसकी बॉडी को वहीं छोड़ देता है और घर के अंदर लौट जाता है। वह बच्चों और मैरी को बाहर निकालता है और उन्हें जंगल के रास्ते से दूर ले जाता है। पुलिस सायरन की आवाजें पास आती जा रही होती हैं। बॉर्न जानता है कि अब यहाँ रुकना नामुमकिन है। कुछ वक्त बाद पुलिस घर को घेर लेती है। कॉन्क्लिन को खबर मिलती है कि प्रोफेसर मारा जा चुका है। ये सुनते ही उसका चेहरा उतर जाता है। व्हाइट साफ कह देता है कि अब बात बहुत आगे निकल चुकी है। कॉन्क्लिन जानता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वह सबूत मिटाने की कोशिश करता है, लेकिन सिस्टम उसके खिलाफ हो चुका होता है। उसके ऊपर ही जांच बैठा दी जाती है। कुछ महीनों बाद कहानी एकदम शांत माहौल में खुलती है। मैरी अब एक छोटे से शहर में रहती है। वह बच्चों को म्यूजिक सिखाती है और पहली बार उसकी जिंदगी में सुकून दिखाई देता है। उसका अतीत अब भी उसके साथ है। चेहरे पर वही पुरानी खामोशी होती है, लेकिन अब आंखों में डर नहीं होता। उसे अब भी पूरी तरह नहीं पता कि वह कौन है, लेकिन वह यह जान चुका होता है कि वह क्या नहीं बनना चाहता। यहीं इस कहानी का अंत होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।